नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रगति गुप्ता। तो देखिए न्यूज ऑफ नेशन पर प्रगति गुप्ता को। बहुत बहुत स्वागत है प्रगति गुप्ता जी हमारे न्यूज चैनल में। हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति गुप्ता है। मैं बस्ती की रहने वाली हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में ही हुई है और अभी मैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुई हूँ और अभी जितनी भी पढ़ाई हुई है मेरी सारी बस्ती से ही हुई है। तो फिलहाल में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुई हूँ और एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू में मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है एज अ स्टेनोग्राफर। जो आपका ये सिलेक्शन हुआ है पहली बार में हुआ कि 2-3 बार में आप प्रयास किए तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ है? दूसरा प्रयास था मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो दूसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली है और एसएससी स्टेनोग्राफर में भी मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा प्रगति जी, ये रुचि आपके अंदर कहाँ से है कि स्टेनोग्राफर की हमें तैयारी करनी चाहिए? जी, स्टेनोग्राफर की तैयारी मैंने जब सबसे पहली बार फॉर्म भरा था तब मुझे भी स्टेनोग्राफर के बारे में सही से कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर मुझे जब स्टेनोग्राफर मैंने सीखा, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वगैरह जब मैंने सीखा तो फिर मुझे धीरे धीरे इसमें रुचि बनती गई और काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई थी मेरी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बन गया कि अब मुझे स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर ही सिलेक्शन लेना है। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी। अच्छा प्रगति जी, ये बताइए स्टेनोग्राफर है क्या? हमारे दर्शकों को बताइए, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए हमें। जी, स्टेनोग्राफर को हम पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं। जैसा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, इनकम टैक्स ही नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और कोर्ट में, हर जगह स्टेनोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि इसका नाम है स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट, तो मतलब इसका काम जो होता है वो एक ऑफिसर के साथ हमें नियुक्त किया जाता है, या कोर्ट में है तो जैसे जजेस के साथ हमारी नियुक्ति होती है और उनके जितने भी काम होते हैं फाइल से रिलेटेड, जो भी काम होता है ऑफिस का, वो सारा कुछ पर्सनल असिस्टेंट ही करता है। तो वो सारे काम स्टेनोग्राफर के ही होते हैं। मतलब जो ऑफिसर के बाद दूसरी रैंक पे जॉब है वो हमारी पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की ही है। तो काफ़ी अच्छी जॉब मान सकते हैं और काफ़ी अच्छा सब कुछ रहता है, ऑफिस से लेकर और सैलरी तक सब कुछ काफ़ी अच्छा है। तो जॉब अच्छी है और शॉर्ट हैंड सीख कर कोई भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकता है। अगर कोई स्टेनोग्राफर का तैयारी करे तो उसमें क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन लगता है? जी, स्टेनोग्राफर के लिए जैसे एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है वो तो 10+2 पे होता है, यानी इंटरमीडिएट किया हुआ कोई भी कैंडिडेट हो तो वो एग्ज़ाम दे सकता है एसएससी का और सिलेक्शन ले सकता है। और जैसा कि ये कोर्ट वाला है तो ये कोर्ट वाले में और इलाहाबाद हाई कोर्ट और ये जो राज्य सरकार हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो पेपर कराती है एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर का, वो ग्रेजुएशन लेवल पे कराती है, तो ग्रेजुएशन होना मस्ट है उसके लिए। आपका सिलेक्शन हो गया स्टेनोग्राफर में, इसलिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आप जैसे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट जो भी हैं आप, तो उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है तो एसएससी के लिए आपका बहुत सारे ऑनलाइन भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे और भी हैं, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। या अपने ही शहर में रहकर आप कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग करके कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था अपने ही शहर में बस्ती में ही रहकर मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी शुरुआत में। फिर कोरोना के दौरान मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारा कुछ पढ़ा है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है कुल मिलाकर, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको टाइम और स्पीड दोनों बढ़ाना है। मतलब स्पीड बढ़ानी है आपको क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और निगेटिव मार्किंग भी होती है एग्ज़ाम में, तो उसको भी देखना है आपको। मतलब तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का हो भी जाता है, लेकिन अगर आपका नहीं होता है तो आप हतोत्साहित नहीं होना है आपको उसके आगे बढ़ना है वहाँ से। ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा, और ऐसी चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है। आपको तैयारी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, तभी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। अच्छा, स्टेनोग्राफर में जो विषय होते हैं किन किन विषयों पर बच्चे अध्ययन करें?
स्टेनोग्राफर में हर जगह थोड़ा सा अलग अलग है। जो केंद्र सरकार यानी एसएससी जो पेपर कराती है उसमें इंग्लिश आती है और जीएस जीके होता है और रीजनिंग होती है। उसके बाद अगर राज्य सरकार का देखें, उत्तर प्रदेश सरकार का, तो यहाँ पे हिंदी आती है इंग्लिश की जगह पे, बाकी जीके जीएस और रीजनिंग आती है। उसके बाद कोर्ट वाली देखें अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसमें मैथ्स भी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी और नहीं जीके, इतने चीज़ें आती हैं। तो आपको एक तरह से सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होंगे और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जीके, रीजनिंग। अच्छा, जब आपने इसका एग्ज़ाम दिया था तो किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? जैसा हर साल एसएससी पेपर कराती है तो क्वेश्चन उसी तरह से आते हैं। इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस, उसके बाद जीके के 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस। हर साल एसएससी थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज कर रही है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहिए, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो पेपर कराती है वो 2-2 साल पे कभी वैकेंसी निकालती है, उनका कुछ ऐसा रेगुलर नहीं है कि हर साल निकालती है। तो जब भी वैकेंसी आती है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख कर के तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन वही आते हैं जो मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वही क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश भी सब बेसिक ही है और जीके और करंट अफेयर्स थोड़ा अपडेट करते रहना पड़ेगा आपको समय के साथ। बाकी और हिंदी वगैरह आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये सब स्टैटिक ही आता है। तो इसमें अच्छा, इसमें क्या कोई ऐसा बुक्स भी आता है कि इससे संबंधित हमको क्वेश्चन मिल जाए ताकि बच्चों को आसानी हो पढ़ने में? हाँ, बुक्स के लिए बुक्स तो बहुत हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि बुक्स की कमी है। बुक्स भी हैं, ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है कंटेंट। तो बुक्स आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं एसएससी के लिए तो किरण पब्लिकेशन है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट है। उसके बाद जीके जीएस के लिए घटना चक्र ले सकते हैं, लूसेंट बेस्ट है जीके के लिए। फिर रीजनिंग के लिए भी आप किरण पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी हाई कोर्ट की देखें तो हाई कोर्ट में मैथ्स वगैरह बेसिक ही आता है, तो आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाने हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड ही सब कुछ आता है। तो ऐसा बुक्स का नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये बताइएगा, जब आपने इसका सिलेक्शन हुआ आपका तो आपको कैसा लगा? हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सिलेक्शन तो हुआ, बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत टाइम से मैं लगी हुई थी तैयारी में, लगभग 3-4 साल से तो लगी ही हुई थी। बहुत सारी असफलताएं देखी हैं मैंने इस दौरान। तो घर में भी बहुत खुशी का माहौल था जब सिलेक्शन हुआ है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहीं इस बार भी असफल ना हो जाएं। फिर पढ़ना है, फिर से कोशिश करनी है, ऐसा ही सब चल रहा था दिमाग में। लेकिन फिर जब सिलेक्शन हुआ तो सारी चिंता दूर हो गई और खुशी बहुत ज़्यादा हुई। जब आपने बताया कि आपका जो सिलेक्शन हुआ दूसरी बार में हुआ, जब पहला जो सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ आपका तो उसमें तो काफ़ी आप हताश हुई होंगी, लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली होंगी, क्या कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ, जब 2019 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, 2018 लास्ट में आई थी हाई कोर्ट की वैकेंसी, तो उस बार मैंने रिटन एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया था, लेकिन शॉर्ट हैंड की स्पीड मेरी उस टाइम अच्छी नहीं थी। उस टाइम मैंने सीखना शुरू किया था शॉर्ट हैंड, तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था। तो हताश तो हो गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर वही है। दोस्त यार कुछ कह रहे थे आपको? दोस्त यार कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन दोस्तों का सिलेक्शन भी हुआ इस 3-4 साल के दौरान। बहुत सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए, साथ वाले सेलेक्ट हो गए, तो लग रहा था कि सबका हो रहा है सिलेक्शन, बस मेरा ही नहीं हो रहा है, कब होगा और कैसे होगा, मेरा होगा भी कि नहीं होगा, यही सब चलता था दिमाग में। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि मैंने कंटिन्यूअसली मेहनत की है इस चीज़ के लिए। और ये 3-4 साल जो बोलने में आज इतना आसान लगता है, वो जैसे बीत रहा था वो टाइम के साथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा था कि इतना टाइम बीतता जा रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद को भी लगता था कि कमी रह जा रही है तैयारी में, मेहनत में। और फिर भी कंटिन्यूअसली लगे रहना ही सबसे बड़ा उपाय है जिसकी वजह से आज मैं सेलेक्ट हुई हूँ। तो मम्मी पापा को कैसा लगा जब आपका सिलेक्शन हुआ? मम्मी पापा बहुत खुश हुए हैं, सब लोग घर में बहुत खुश हैं क्योंकि
बहुत टाइम से लोगों मेरा संघर्ष देख रहे थे घर में कि हाँ 3-4 साल से कंटिन्यूअसली मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के भी, हाई कोर्ट का भी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, रेलवे वगैरह के भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। तो लगातार असफलताएं देखते देखते बाकी लोग। कितनी बार आप असफल हुए हमें बताएंगे? एसएससी में तो 3-4 बार असफल हुए हैं। लगभग 5वें प्रयास में मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे मिला है, और हाई कोर्ट में मेरा दूसरा प्रयास में मुझे सफलता मिली है, जिसमें मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और बाकी राज्य सरकार वाले पेपर में भी मैंने एक बार जूनियर असिस्टेंट में बहुत कम मार्क्स से, मतलब 0.8 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया था। तो इस तरह से असफलताएं बहुत देखी मैंने, और बहुत कम नंबर से सिलेक्शन रुक जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी वो। लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली लगे रहे थे, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहिए, जैसे भी सिलेक्शन तो चाहिए। तो घर में सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि सबकी मेहनत सफल हो गई उस दिन मेरे साथ साथ। पापा आपके क्या करते हैं? पापा हमारे प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो पापा हमारे साथ बहुत मेहनत किए हैं। मेरे साथ जितने भी एग्ज़ाम्स मैं देती थी तो पापा मुझे साथ में लेकर जाते थे, और पापा मम्मी सब ने बहुत मेहनत की है, तो इसलिए मेरे साथ साथ उन लोगों की भी सफलता है ये। और मम्मी आपकी क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ हैं। प्रगति जी, ये बताइएगा, आप तो स्टेनोग्राफर है, क्या इसके अलावा भी आपके अंदर कुछ और करने का भी मन करता है? इंटरेस्ट बताइए हमको। इंटरेस्ट हमारा फैमिली से हमेशा जुड़े हुए हैं शुरू से, तो कभी मैं घर से बाहर भी नहीं रही हूँ, तो मेरा जो है मतलब फैमिली से बहुत जुड़ाव है। और बाकी फैमिली फंक्शंस में सिंगिंग, डांसिंग सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुकिंग भी पसंद है, तो घर का माहौल जैसा भी है वो बहुत अच्छा लगता है। और घर में कोई भी फंक्शन हो तो ये सारा कुछ, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। लोगों से मिलने जुलने में भी काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा। और बाकी जैसे कि थोड़ा सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है मुझे, और कुकिंग भी अच्छी लगती है। ये सब में इंटरेस्ट है हमारा। जो ये सिंगिंग डांसिंग आपको पसंद है, क्या आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालती हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक तो मैं थोड़ा पढ़ाई में ही बिजी थी, क्योंकि करियर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो मैंने कभी कुछ डाला नहीं है। और जो मैं कह रही हूँ वो सिर्फ फैमिली फंक्शन तक ही रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा सोशल मीडिया पे डालने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं अपने इंटरेस्ट, अपने शौक़ के लिए और अपनी खुशी के लिए वो चीज़ें मैं करती हूँ, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर नहीं। जी, अब हमारा सवाल ये है कि आप एक स्टेनोग्राफर हैं, कोर्ट के विषय में आप क्या जानती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। कोर्ट के विषय में, कोर्ट या कचहरी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो अदालत जो भी बोल सकते हैं, वो लोगों के लिए ही, जन सेवा के लिए ही हैं। कोर्ट कचहरी की स्थापना इसीलिए की गई है, और यहाँ पे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। कोर्ट में हमारे यहाँ जजेस होते हैं, फिर उनके पर्सनल असिस्टेंट, पेशकार, बाबू, प्यून, सभी लोग ये स्टाफ होते हैं। बाकी वकील लोग हैं। तो इन सारे लोगों के, वैसे भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होता है वो जन सेवा के लिए ही आता है, तो मतलब लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही कोर्ट कचहरी बनाए गए हैं। जब आपने ज्वाइन किया तो कोर्ट में कैसे केस आते हैं, कुछ बता सकती हैं? कोर्ट में केस तो हर तरह के आते हैं, क्रिमिनल हैं, सिविल हैं, जैसे आपराधिक मामले हैं, जो मारपीट, गाली गलौच होते हैं, ये सब मामले। फिर सबसे ज़्यादा कौन से आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है क्रिमिनल वाले ही, आपराधिक मामले ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी उसके बाद ज़मीन से जुड़े विवाद हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, और फिर किशोरावस्था में भी बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। हर तरह के केस लगभग आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी में काम बहुत ज़्यादा है इसीलिए, क्योंकि शायद अपराध कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और हर तरह के विवाद बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत पुराने केस भी रहते हैं कोर्ट कचहरी में। अभी तो मैं 1-1.5 महीने से अपॉइंटेड हूँ, तो जितना भी देखा है मैंने, बहुत पुराने केस भी हैं वहाँ पे। यही सब कुछ है। जो आप ये सारे केसेस देखते हैं, क्या आपका सर नहीं घूमता है इन सारी चीज़ों को देख के? सच में जब शुरुआत में मैं सेलेक्ट होकर गई वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था कि एकदम क्राइम की दुनिया में आ गई हूँ। कहाँ, मतलब बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि बहुत सिंपल लाइफ रही है मेरी, तो पढ़ाई लिखाई से ही लेना देना था शुरू से। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मैंने देखा, ना सुना, ना किया, कुछ भी नहीं। तो जब शुरुआत में 10-15 दिन, 1 महीने तक तो ऐसा ही लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं, एकदम हर तरफ मुजरिम हैं, जेल है बनी हुई यहाँ कोर्ट में, वो देखकर। और फिर आप फाइल वगैरह में जो भी आप
आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, वो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कितना दुनिया में मतलब कितना ज़्यादा नेगेटिव माहौल है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन फिर भी अब रहते रहते थोड़ी आदत हो गई है, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ। मुझे उन चीज़ों से अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी सही से, इसलिए फिर अब जाकर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ है वहाँ पे। शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मतलब यहाँ का माहौल कैसा है एकदम। अब कैसा आपको लग रहा है? 2 महीना बीत गया है, क्या रिस्पॉन्स है, कैसा आपको फील हो रहा है? अब ठीक लगता है वहाँ पे, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें अब आदत हो गई? हाँ, अब आदत हो गई है, अब धीरे धीरे चीज़ें सेट हो गई हैं। शुरुआत में मेरा फर्स्ट जॉब है ये, तो मुझे एक तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ऑफिस 10 to 5 होता है, तो इतने देर तक बैठने की आदत नहीं थी, तो ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी शुरुआत में। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सेट हो गई हैं, तो अब सब कुछ ठीक है। मैम, जब बातों का सिलसिला आपसे जारी था तो आपने जिक्र किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये क्या चीज़ है, हमारे दर्शकों को बताइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भारत सरकार के अधीन एक डिपार्टमेंट है, मतलब भारत केंद्र सरकार के अंतर्गत ये सारा काम किया जाता है इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स जैसे कि इसमें रेवेन्यू से रिलेटेड यानी राजस्व से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं इसमें। और तो यहाँ पे जो है टैक्स, जैसे कि हमारे यहाँ आम जनता को भी टैक्स भरना ही पड़ता है, तो टैक्स हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में ही इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी आ गया है अब हमारे यहाँ 2017 से। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रगति मैम, अब ये बताइएगा, आपका यही करियर है कि आगे भी कुछ और करेंगे? अब देखिए पत्रकार जी, सपने तो बहुत होते हैं इंसान के, और जैसे कि वही है कि इंसान खुश कभी नहीं होता है, मतलब जो मिल गया उससे ऊंचा ही कुछ चाहिए, उससे और अच्छा, यही होती है इंसान की मंशा। और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी। आखिर कहीं ना कहीं इच्छा ही थी हमारे मन में, तभी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर पहली दूसरी असफलता में ही छोड़ दिए होते तो फिर आज यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। तो इच्छाएं होनी चाहिए इंसान की, और प्रयास भी करना चाहिए उसके साथ साथ। सपने जितने भी बड़े हों, कोशिश करनी चाहिए, प्रयास बेहतरीन होना चाहिए, परिणाम जो भी हो वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो कोशिश करेंगे हम कुछ और आगे अच्छा करने की। अभी तो स्टेनोग्राफ़र का सपना था, तो वो उस 2 नौकरियां मिल गई हैं स्टेनोग्राफ़र की फील्ड में। अब हम कुछ स्टेनोग्राफ़र से हट के कुछ और बड़ा एग्ज़ाम टारगेट करने का सोच रहे हैं, तो कुछ और अच्छा करेंगे लाइफ में, कुछ और अच्छा, कोई और बड़ा एग्ज़ाम देखेंगे, अब इससे बड़ी पोस्ट कुछ मिले। अच्छा, आपने जो ये ड्रेस पहना है, क्या ये वहाँ का यूनिफॉर्म है क्या? जी, ये कोर्ट की यूनिफॉर्म है, टाई भी लगती है, कोट भी होता है। अभी गर्मी की वजह से थोड़ा कोट वगैरह लोग नहीं पहन रहे हैं, बाकी ये यूनिफॉर्म है, ब्लैक वाइट में, फॉर्मल में ही जाते हैं हम लोग। ये यूनिफॉर्म है हमारे यहाँ की कोर्ट की। मैम, एक स्टेनोग्राफर को हिंदी अंग्रेजी के अलावा और भी भाषाओं की जानकारी होती है कि नहीं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एग्ज़ाम होते हैं या जो ऑफिशियल काम होते हैं किसी भी ऑफिस में लें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोर्ट कचहरी, कहीं भी, तो वो हमारा हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो 2 ही होता है। मतलब 2 ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम कराए जाते हैं और 2 ही लैंग्वेज में काम भी होता है, जहाँ तक मुझे पता है कि एक हिंदी स्टेनोग्राफ़र होता है, एक इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र होता है। तो और बाकी जैसा आप कह रहे हैं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, तो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान तो जो भी कैंडिडेट जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ उस रहा है, जहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, उस क्षेत्र का वहाँ की भाषा का ज्ञान तो उसको होता ही है। लेकिन अपनी ऑफिशियल पर्पस के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए किसी भी कैंडिडेट को हिंदी या इंग्लिश स्टेनो में से एक चूज़ करना होता है और उस एक की तैयारी करके वो एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है। तो दोनों के ही एग्ज़ाम हमारे एसएससी में और कोर्ट में भी दोनों, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो, दोनों की ही भर्ती होती है, दोनों के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों, जिस लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज में स्टेनो सीख सकते हैं, शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं और आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। प्रगति मैम, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई, बहुत ही कठिन आपका सफ़र रहा है, लेकिन एक अच्छा स्टेनोग्राफर कैसे बने? क्योंकि बहुत लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और आपको लोग देख भी रहे हैं, तो उनकी आप मदद कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। अच्छा स्टेनोग्राफ़र बनने के लिए या किसी भी फील्ड में अच्छा होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि
वही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार करने गए तो उसी टाइम परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो, नई चीज़ है तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, और शॉर्ट हैंड एकदम ही अलग स्किल है, नई चीज़ है तो सीखने में टाइम लगता है। 6 मंथ या 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी किसी किसी को लग जाता है। वो तो जैसा आपका इंटरेस्ट जैसा होगा उस हिसाब से आपको टाइम लगता है। तो शॉर्ट हैंड सीखने में ऐसा नहीं है, एक तो थोड़ा शुरुआत में बोरिंग लगता है, जब तक आपकी स्पीड नहीं होती है तो आपको ऐसा लगता है छोड़ो हटाओ क्या करना है, इसको सीख के बेकार है, नहीं स्पीड आ रही है, और एकदम निराश हो जाते हैं, उसी टाइम हताश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें हैं नई चीज़ है तो सीखने में टाइम लगता ही है। एग्ज़ाम देने में भी ऐसा नहीं है कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है इस दुनिया में। मुझे तो लगता है हर चीज़ के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, और फिर जॉब लेना हो या घर के काम हो, हर चीज़ में मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो मेहनत से पीछे मत भागिए। एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, 2 बार में नहीं मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी ही, कभी ना कभी तो मिलेगी ही। मुझे खुद 3-4 अटेम्प्ट लग गए एसएससी में सिलेक्शन पाने में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार करके छोड़ दिया था, लगातार मैं सीखी हूँ। शॉर्ट हैंड भी मैंने बहुत सीखा है, बहुत लिखा है मैंने, कितनी कॉपियाँ भर गई हैं मुझे खुद नहीं पता है। शॉर्ट हैंड बहुत लिखा है मैंने, और लिखने का ही परिणाम है कि आज की डेट में बहुत अच्छी स्पीड है, और उसी वजह से मैं एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाई हूँ। और बाकी जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप अपने अंदर कमियाँ देखिए कि आपका नंबर कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ से आप में कमी है, किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप सुधारिए, उस पर मेहनत करिए। जो भी चीज़ आपका वीक है उसकी क्लासेस बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या फिर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनको लेके पढ़िए। आप देखिए कि कहाँ आप लैग कर जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, और ये नहीं सोचना है कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए तो अब नहीं, बस छोड़ दें वहीं से। ऐसा नहीं करना है। जब 3-4 साल लगे हैं तो 1 साल और सही, मिलेगा ही, देर से मिलेगा पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। मिलता है, सबको मिलता है, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन किसी को टाइम भी लगता है। तो टाइम और मेहनत से मत भागिए, परिश्रम करना ही पड़ेगा, वही सफलता की कुंजी है। मैम, हमारा अंतिम सवाल ये है कि जब आजकल की लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो पेरेंट्स रोकते हैं, रिश्तेदार मना करते हैं, इस स्थिति में आप घर से बाहर कैसे निकले? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स रोकते ही हैं, या जैसा कि माहौल बदल रहा है, लेकिन हाँ फिर भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स रोकते हैं या रिश्तेदार, जो भी है कुछ भी। लेकिन आपको पढ़ना है तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा एफ़र्ट उसके लिए, और आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर कोई पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और हर मामले में पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ, एग्ज़ाम देना या कुछ भी हुआ तो हर चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट करें। हाँ, बस ये है कि उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं। बाकी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे सफल होते हैं तो उससे पेरेंट्स का भी नाम रोशन होता है, उनको भी बहुत खुशी होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मुझे अपने घर से बहुत सपोर्ट मिला है, तो इसलिए मुझे कभी इस चीज़ की दिक्कत नहीं हुई कि घर से सपोर्ट नहीं है या कुछ भी है। बल्कि ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं और घर से सपोर्ट मिल जाए तो वो सोने पर सुहागा वाली बात होती है, और मुझे लगता है पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से बस्ती की बेटियों को क्या संदेश देंगे? बस्ती की बेटियां हो या कहीं की भी हों, सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए सभी को। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही जॉब लेनी है, नौकरी लेनी है, ऐसा नहीं है। आपको खुद से भी अच्छा लगेगा जब आप कहीं पर अपॉइंट होंगी, कहीं सेलेक्ट होंगी, कहीं पर आपको मतलब लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे घर की 4 दीवारी में तो ठीक है अभी तक महिलाएं रहती थीं, लेकिन अब तो समय बदल रहा है। अब तो लड़कियां, चंद्रयान 3 जो गया है उसमें भी लड़कियों ने अच्छा खासा योगदान दिया है। मतलब हमारे यहाँ महिला साइंटिस्ट जो भी हैं, महिला वैज्ञानिक वहाँ पे इसरो में, तो
मुझे लगता है अब लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी को ये सपना देखना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई लिखाई कर ली उसके बाद बस फिर रख दिया सब कुछ और कुछ नहीं। अरे पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ही है कि आप अपने पैरों पर खड़ी होइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी पे हमेशा डिपेंड रहना है पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। आप में खुद से भी मजबूती आएगी, अंदर से आत्मसम्मान बढ़ेगा और फिर मतलब हर चीज़ में आपको अच्छा लगेगा। वो बहुत ही पॉजिटिव होता है वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको आगे बढ़ना चाहिए और सबको एक सपना देखना चाहिए, लड़कियां हों या लड़के हों, एक सपना होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। बस यही संदेश है मेरा। दर्शकों, आपने सुना न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से प्रगति गुप्ता को। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, तो आप कहानी जान ही गए होंगे। तो हम फिर मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। मैम, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, चैनल की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।